दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर इतिहास में वो कौन सा खास वक्त था कि जब हमारा ये हिंदुस्तान पूरी ही दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था। ये बात तो आप लोगों ने बार बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा कि ये सोने की चिड़िया था कब? आखिर वो कौन सा दौर था कि जब हिंदुस्तान की आर्मी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर हुआ करती थी? तो दोस्तों, हमारे इन सारे ही सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, और वो जवाब है बादशाह औरंगजेब आलमगीर का द ग्रेट मुगल एम्पायर। भारत के इतिहास का एक ऐसा बादशाह कि जिसको आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, जिससे आप नफरत भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो है इस इंसान को इग्नोर करना। क्योंकि इस एक इंसान ने भारत के इतिहास पर जो प्रभाव, जो इन्फ्लुएंस छोड़ा है, वो इतना ज्यादा और इतना हैवी है कि जिसको ना तो किसी भी तरीके से भुलाया जा सकता है और ना ही इतिहास की किताबों से हटाया जा सकता है। पहले नजर डालें थोड़ा पर्सनल लाइफ पर, तो औरंगजेब आलमगीर का जो असली नाम था वो मुहिउद्दीन मोहम्मद था, और इनका जन्म 1618 में आज के दौर के गुजरात में हुआ था। माँ बाप की बात करें तो वालिद वो थे कि जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, और माँ वो थी कि जिनके लिए ताजमहल बनवाया गया था, मतलब कि शाहजहां और मुमताज महल। औरंगजेब आलमगीर ने 31 जुलाई 1658 को अपने फादर शाहजहां के बाद छठे मुगल बादशाह के तौर पर गद्दी संभाली, और फिर ये गद्दी 1707 मतलब अगले 50 साल तक सिर्फ औरंगजेब आलमगीर के पास ही रही। और इस तरह से पूरे ही इतिहास में किसी भी एक शासक के द्वारा हिंदुस्तान पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने का रिकॉर्ड भी बादशाह औरंगजेब आलमगीर के खाते में गया, क्योंकि कोई भी शासक इतिहास में न तो पहले ऐसा कर सका था और न ही औरंगजेब आलमगीर के बाद में ऐसा हो सका। वैसे ये गद्दी हासिल करने की कहानी भी बड़ी ही अजीबोगरीब और खून से रंगी हुई है, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर के अलावा इस गद्दी के शाहजहां के 3 और बेटे भी दावेदार थे, और ये चारों ही भाई आइडियोलॉजिकली मतलब कि सोच विचार के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे। पर्सनली शाहजहां की ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा दारा शिको गद्दी पर बैठे, इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार तो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि औरंगजेब से खतरा महसूस करते हुए बहुत कम उम्र से ही बादशाह शाहजहां ने ये कोशिशें शुरू कर दी थी कि औरंगजेब आलमगीर को सल्तनत की राजधानी और महल से जितना ज्यादा हो सके दूर ही रखा जाए तो बेहतर होगा। उसकी वजह ये थी कि कहीं औरंगजेब आलमगीर का इन्फ्लुएंस राजधानी या फिर महल में बढ़ ना सके। इससे उलट दारा शिको का ये इन्फ्लुएंस, ये प्रभाव बढ़ता चला जाए, और इस चीज को मुमकिन बनाने के लिए ही बहुत कम उम्र से ही औरंगजेब आलमगीर को कभी तो मुश्किल से मुश्किल इलाकों में मिलिट्री कैंपेन के लिए भेज दिया जाता था, तो कभी ऐसे इलाकों में जिम्मेदारियां दी जाती थीं और गवर्नर लगा दिया जाता था कि जो आगरा और दिल्ली जैसे इलाकों से काफी दूर हुआ करते थे। मगर साथियों, हुआ ये कि शाहजहां और दारा शिको के लिए यही चीज मुसीबत, जबकि औरंगजेब आलमगीर के लिए यही चीज वरदान साबित हुई। वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब आलमगीर ने शुरुआती दौर से ही जो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी आर्मी के साथ गुजारा और मुश्किल से मुश्किल इलाकों में जो कैंपेन की, इस चीज ने औरंगजेब आलमगीर को मिलिट्री के फील्ड में जीनियस बना दिया। नतीजा ये हुआ कि 1658 में जब फाइनली गद्दी हासिल करने के लिए जंग शुरू हुई, तो फिर इन भाइयों में से कोई भी औरंगजेब आलमगीर के सामने टिक ही नहीं सका। किसी ने बड़े बड़े पैतरे अपनाए, तो कोई बाहर से फौज लेकर आया, तो किसी के पास शाही फौज का पूरा सपोर्ट था, सारे हथियार थे, लेकिन उसके बावजूद भी औरंगजेब आलमगीर ने बारी बारी से अपने सारे ही भाइयों को हराकर खत्म कर दिया। और इस तरह से अगले 50 साल तक लगातार कायम रहने वाला बादशाह औरंगजेब आलमगीर का दौर शुरू हुआ। वैसे वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि अगर आप लोग गूगल या फिर चैट जीपीटी जैसी किसी भी जगह पर जाकर ये सवाल पूछेंगे कि भारत के पूरे इतिहास का सबसे ताकतवर बादशाह कौन था, स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर कौन था, तो सीधा सा जवाब आपको औरंगजेब आलमगीर के ही रूप में मिलेगा। उसके पीछे कई ऑब्वियस रीजंस भी हैं, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने सबसे लंबे वक्त तक गद्दी संभाली, और इसके अलावा इसी दौर में ही मुगल एम्पायर की जो सीमाएं थीं, जो सरहदें थीं, वो इतनी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हुई कि इतने बड़े इलाके पर यह राज कायम हो गया था कि जितने बड़े इलाके पर पहले भारत के किसी भी शासक ने राज नहीं किया था। इवन आज के दौर में मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर हम जिस अखंड भारत के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते, सुनते और देखते रहते हैं, वो अखंड भारत भी अगर किसी दौर में वाकई पॉसिबल हुआ था तो वो दरअसल औरंगजेब आलमगीर का यही दौर था कि जब हिंदुस्तान की सीमाएं आज के अफगानिस्तान के काबुल से लेकर नीचे तमिलनाडु तक फैली हुई थी। मिलिट्री तो सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग थी ही, जबकि इकोनॉमी का भी हाल ये था कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसमें से 25% शेयर तो सिर्फ और सिर्फ मुगल एम्पायर का था।
मतलब पूरी दुनिया में जितनी दौलत मौजूद थी उसमें से 25% के करीब दौलत उस दौर में सिर्फ हिंदुस्तान के इसी मुगल एम्पायर के पास मौजूद थी। दुनिया के पूरे ट्रेड पर भी भारत की ही तूती बोला करती थी, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, टेक्सटाइल्स हो, स्पाइसेस हो, सिल्क हो, हर चीज में ही सबसे आगे भारत खड़ा हुआ नजर आता था। अब वैसे तो हमेशा औरंगजेब आलमगीर को भी बिल्कुल वैसे ही याद किया जाना चाहिए था कि जैसे दुनिया के बड़े बड़े मशहूर या फिर हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े और मशहूर हुक्मरानों को याद किया जाता है। मतलब उनकी 5 क्वालिटीज यानी अच्छी चीजें गिनाई जाती और 5 बुरी चीजें गिनाई जाती। मतलब कहा जाता कि इनके दौर में ये काम अच्छे हुए और इनके दौर में ये काम गलत हुए। लेकिन बादशाह औरंगजेब आलमगीर के केस में तो कुछ और ही चल रहा है। खास तौर से पिछले कुछ सालों से तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर खूब किया गया है। हर साल सिनेमा हॉल में भी एक न एक ऐसी नई फिल्म रिलीज कर ही दी जाती है जिसमें विलन का नाम होता है बादशाह औरंगजेब आलमगीर, और फिर पूरी फिल्म में बस यही मैसेज दिया जाता है कि ये जो औरंगजेब आलमगीर नाम का बादशाह था, इसके अंदर तो अगर 10 चीजें थी तो वो सारी बुरी की बुरी थी। इस इंसान के अंदर तो कोई भी खूबी हो ही नहीं सकती थी। और इससे उलट इसके मुकाबले में उस दौर में खड़े होने वाले जितने भी लोग थे उनके अंदर तो सारी की सारी खूबियां थी, कोई बुराई हो ही नहीं सकती थी। और साथ ही में इस पूरे मैटर को फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जाता है ताकि जो मेन मकसद है मतलब कि नफरत फैलाना वो कामयाब हो सके। लेकिन अगर आप लोग इन तमाम चीजों की छानबीन लॉजिकल वे में करेंगे और इन तमाम चीजों को ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि जो हमको बताया जाता है, बल्कि वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। और वो जो सब कुछ था वो अपने जाती फायदे के लिए, अपनी सल्तनतों और अपनी रियासतों के लिए या अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए था। मिसाल के तौर पर बादशाह औरंगजेब आलमगीर के ऊपर अपने दौर में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने का हुक्म देने का इल्जाम लगाया जाता है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर कुछ मंदिरों को तोड़ा गया था। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो चाहे औरंगजेब आलमगीर हो या दुनिया का कोई भी हुक्मरान हो, उसकी तरफ से किसी भी रिलीजियस प्लेस को, किसी भी धार्मिक जगह को तोड़ना या उसको नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन एक अपराध, एक गुनाह तो ये भी है कि जो लोग सोशल मीडिया पर आपको ये सब कुछ बता रहे होते हैं वो दरअसल ये नहीं बता रहे होते हैं कि टूटने वाले मंदिरों से बड़ी लिस्ट तो उन मंदिरों की है कि जिनको या तो औरंगजेब आलमगीर की तरफ से जमीन दान की गई थी या फिर उसको बनाने के लिए बहुत बड़ी रकम दी गई थी या फिर उसकी फंडिंग की गई थी, जिसमें बनारस, वृंदावन और गुजरात जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। और तो और वो लोग आपको ये भी नहीं बता रहे होते हैं कि ऐतिहासिक किताबों में तो कुछ ऐसी खास मस्जिदों का भी जिक्र है कि जिनको औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर तोड़ा गया था। हमें अंदाजा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान मंदिर तोड़वाता भी है, बनवाता भी है, मस्जिद तोड़वाता भी है और उससे ज्यादा मस्जिदें बनवाता भी है। तो दोस्तों इस सारी कंफ्यूजन का एक ही जवाब है और वो है पॉलिटिकल मोटिव। दरअसल हमको पता होना चाहिए कि उस दौर में आज की तरह ये जो मंदिर हुआ करते थे ये सिर्फ पूजा करने की जगह ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये तो पावर सेंटर भी हुआ करते थे। मतलब इनको पॉलिटिकल वे में भी इस्तेमाल कर लिया जाता था। इसीलिए जिन जिन इलाकों में या जिन खास मंदिरों को उस दौर में निशाना बनाया गया था उनके बारे में ऐतिहासिक किताबों में यही मिलता है कि वहां से या तो औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बगावत उठी थी या फिर बगावत की तैयारी की गई थी, मतलब बगावत उठने वाली थी, या फिर औरंगजेब आलमगीर को ऐसा कुछ होने का डर था, या फिर कभी बादशाह औरंगजेब आलमगीर का कोई बड़ा दुश्मन वहां पर जाकर छिप गया था। बिल्कुल ऐसा ही मामला कुछ मसाजिद के केस में भी नजर आता है। जैसा कि इतिहासकारों ने गोलकोंडा की जामा मस्जिद का जिक्र किया है कि वहां के जब अपने दुश्मन हुक्मरान से बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने निपटने का फैसला किया और जो हुक्मरान दरअसल धर्म से मुस्लिम ही था और जिसके बारे में बाद में औरंगजेब आलमगीर को ये भी खबर मिली कि इसने अपना बहुत सारा खजाना जमीन के नीचे दफनाकर उसके ऊपर जामा मस्जिद को तामीर कर दिया है, तो फिर यहाँ के इलाके को फतह करने के बाद, यहाँ के इलाके को कंट्रोल में लेने के बाद औरंगजेब आलमगीर के इशारे पर इस जामा मस्जिद को भी तोड़ा गया था। जबकि हमें पता होना चाहिए कि ये वही बादशाह था कि जिसके इशारे पर भारत के अलग अलग इलाकों में बेशुमार मस्जिदें तामीर भी हुई थी। बिल्कुल ऐसी ही बुरहानपुर की एक शेख पीर मोहम्मद मौस का भी जिक्र मिलता है जिसको बादशाह औरंगजेब आलमगीर की फौज ने पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से निशाना बनाया। और तो और आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिस मराठा एम्पायर को मुगल एम्पायर के सामने खड़ा करके फिर फिल्म्स के अंदर हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है, उस मराठा एम्पायर की तरफ से भी इतिहास में कई मंदिरों को निशाना बनाए जाने का जिक्र मिलता है। और जाहिर है ये सब कुछ भी अपने अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए हो रहा था।
मिसाल के तौर पर 1740 से लेकर 1750 के बीच मराठा एम्पायर की तरफ से जो बंगाल में रेड्स की गई थीं, उन रेड्स में कुछ मंदिरों को लूटने, उनको निशाना बनाने या उनको डिस्ट्रॉय करने का जिक्र मिलता है। बल्कि अभी रुकिए, इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात आपको बता देते हैं कि किसी दौर में जब मराठा एम्पायर हैदर अली और टीपू सुल्तान की जो मैसूर रियासत थी उस पर रेड्स कर रहा था, मतलब उसको फतह करने की या उसको हराने की कोशिश कर रहा था, तो उस दौर में मैसूर रियासत के भी कई मंदिरों को मराठा एम्पायर की फौजों के द्वारा निशाना बनाया गया था। मतलब सोचिए कि ये कितनी अजीब बात है कि दो मुस्लिम हुक्मरान मतलब कि हैदर अली और टीपू सुल्तान को नीचा दिखाने या उनको हराने के लिए उनकी रियासत के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। दूसरी तरफ ये दो हुक्मरान अपनी रियासत और अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए इन मंदिरों की हिफाजत कर रहे थे। साथियों, बिल्कुल इसी तरह से ही ये भी दावे किए जाते हैं कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में बहुत सारा भेदभाव होता था, मतलब पूरे भारत में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही चल रहा था, उसके अलावा तो मानो कुछ था ही नहीं। जबकि हकीकत तो ये है कि उस दौर में बादशाह औरंगजेब आलमगीर के महल में या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो बड़ी बड़ी पोजीशंस थी, जो बड़ी बड़ी गद्दियां थी, उन पर बेशुमार हिंदू लोग बैठे हुए थे। खुद अंग्रेज और हिंदू इतिहासकारों ने भी ये नंबर लगभग 30 से 35% के करीब माना है, जो मुगल सल्तनत के उस दौर से भी ज्यादा था कि जिस दौर में गद्दी पर एक सेकुलर छवि रखने वाला बादशाह अकबर बैठा हुआ करता था। उस दौर की मुगल एम्पायर की जिस बड़ी इकोनॉमी के बारे में हमने शुरू में जाना, क्या आप लोगों को पता है कि औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुगल एम्पायर की इस बड़ी इकोनॉमी की देखभाल कौन कर रहा था? मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो इसका सीधा सा जवाब है राजा रघुनाथ रॉय। हाँ दोस्तों, एक हिंदू। इतना ही नहीं, बाकी पोजीशंस और गद्दियों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि मिलिट्री जो किसी भी सल्तनत की सबसे अहम चीज हुआ करती थी, उस मिलिट्री के भी बड़े बड़े पदों पर बेशुमार हिंदू लोग बैठे हुए थे। औरंगजेब आलमगीर की पूरी जिंदगी में, पूरे दौर में वो चंद मिलिट्री कमांडर्स और वो चंद मिलिट्री जनरल्स के जो उस दौर में सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा होशियार माने जाते थे और जिनके ऊपर औरंगजेब आलमगीर ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उनमें कई नाम हिंदू हुआ करते थे, जिसमें राम सिंह, राजा राम सिंह फर्स्ट, राजा राम सिंह टू और महाराजा शाहू सिंह जैसे बेशुमार नाम शामिल हैं। जिस मिलिट्री कमांडर ने किसी दौर में शिवाजी को कैप्चर करके औरंगजेब आलमगीर के महल में पेश किया था, वो भी दरअसल इन्हीं हिंदू मिलिट्री कमांडर में से एक इंसान था। मराठा एम्पायर के खिलाफ जो पूरी कैंपेन चलाई गई थी और बड़े बड़े इलाकों को जीतकर जो मुगल एम्पायर में मिलाया जा रहा था, उसमें ये सारे हिंदू मिलिट्री कमांडर्स भी सबसे अहम रोल प्ले कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से मराठा एम्पायर के इतिहास में भी आप लोगों को मुस्लिम मिलिट्री कमांडर्स का जिक्र मिल जाएगा कि जो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, और ऐसी फौजों का भी जिक्र मिल जाएगा कि जो थी तो मुस्लिम लेकिन मराठा एम्पायर के साथ खड़ी हुई थी या फिर इनके अंदर मर्ज होकर ही मुगलों के खिलाफ लड़ रही थी। आखिर में जहां तक मामला बचता है अपने भाइयों को कत्ल करके गद्दी हासिल करने का, तो जाहिर सी बात है ये वैसे तो बहुत खतरनाक चीज है, और जब भी हम लोग सुनते हैं तो आज के दौर में तो खास तौर से हम लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन मामला ये है कि उस दौर में ये चीज कोई यूनिक नहीं थी, बल्कि बाकी सल्तनतों, बाकी हुकूमतों और बाकी एम्पायर्स में भी गद्दी हासिल करने के लिए यही सब कुछ चल रहा था। वो चाहे मुस्लिम दुनिया की ही सुपर पावर माना जाने वाला ऑटोमन एम्पायर हो, या फिर भारत की जमीन पर ही हजारों साल पहले वजूद रखने वाला वो मौर्य एम्पायर हो, कि जिसके हुक्मरान, जिसके शासक अशोका, कि जिसको आमतौर पर अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके शासक अशोका ने गद्दी हासिल करने के लिए इतिहासकारों के मुताबिक अपने लगभग 99 भाइयों को कत्ल कर डाला था। अब जाहिर है इस नंबर के आगे तो औरंगजेब आलमगीर जैसे हुक्मरान दूर दूर तक कहीं नहीं टिकते हैं। वैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के इतिहास में जिस एक हुक्मरान को बादशाह औरंगजेब आलमगीर की टक्कर का माना जाता है या जिसको औरंगजेब आलमगीर के मुकाबले में रखा जाता है, वो हुक्मरान भी कोई और नहीं बल्कि यही अशोका द ग्रेट हैं। बल्कि बेशुमार ऐसे लोग कि जो दिन रात सोशल मीडिया पर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ लिखते रहते हैं, वो न सिर्फ अशोका को औरंगजेब आलमगीर से ज्यादा ताकतवर और कामयाब साबित करते हैं बल्कि उसकी तारीफें भी करते हैं, जबकि उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि वो 3 के मुकाबले में 99 को भूल चुके हैं। वैसे यहाँ पर हमारा मकसद इतिहास के किसी भी एक हुक्मरान की एक तरफा बुराई करना या एक तरफा तारीफ करना नहीं है, बल्कि सिर्फ आप लोगों को इतना समझाना है कि आंखों से हिंदू मुस्लिम की जो नफरत का चश्मा है उसको हटाकर देखिए तो आपको महसूस होगा कि इतिहास में पाए जाने वाले ये जितने भी हुक्मरान थे इनमें से कोई भी किसी से कम नहीं था। बाकी जाते जाते इस पूरे मुद्दे पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अगर सच में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।